Hi everyone, I am Advocate Jagnaresh Singh Rathod from District Ajmer, राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा आपको कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 तलाक पे मैंने वीडियो बनाया था, जो काफ़ी लोगों ने सराहा है और उस तलाक से संबंधित जो कानून की जानकारी मैंने दी है उसको काफ़ी प्रशंसा की है। और उसी वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि सर, जो आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के तहत, उससे संबंधित कानून की जानकारी दी जाए। तो आप लोगों के प्यार और का सहयोग, आप लोगों के प्यार को देखते हुए मैंने ये आज हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जो इस सेक्शन 13B से संबंधित कानून की आपकी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक प्रक्रिया बताया गया है और इसे कानूनी प्रक्रिया भी है। विवाह के पश्चात जब एक कपल साथ रहना स्टार्ट करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात आपसी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, पारिवारिक कारण या किसी भी अन्य कारण से यदि उनमें कोई विवाद हो जाता है और किसी प्रकार का कोई भी पारिवारिक कलह उत्पन्न होती है, जिससे मनमुटाव रहने लग जाता है और जिसमें किसी भी महिला का यदि फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रकार से उसको हैरेसमेंट किया जाता है, यदि किसी महिला के द्वारा किसी पुरुष को भी यदि हैरेसमेंट किया जाता है, तो आपसी सहमति से तलाक लेने का मतलब यह है कि दोनों पक्षकार आपस में रहते हुए, और तलाक लेने के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप पुलिस कार्रवाई करें, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, न्यायिक कार्रवाई को अमल में लाएं, यह कतई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कपल और दोनों परिवारों में आपसी समझ से यदि ये डिसाइड होता है या उसका यह निर्णय लिया जाता है कि हमें किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई नहीं करनी है, तो आपसी सहमति से यह निर्धारित कर लिया जाता है कि दोनों को जीवन अलग अलग यापन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए और इस जीवन को यहीं शून्य कर दिया जाए, इस वैवाहिक जीवन को यहीं शून्य कर दिया जाए। इस प्रकार दोनों पक्षकार आपसी सहमति से तलाक लेते हैं, विवाह को शून्य कराते हैं, तो उस प्रक्रिया को तलाक कहा जाता है आपसी सहमति से, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B में उसका वर्णन किया गया है। इसके लिए 13B में जो मुख्य शर्त है वह यह है कि यदि पति पत्नी दोनों में से कोई भी अलग रह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ष से अधिक समय तक दोनों का अलग अलग रहना अनिवार्य है। और अलग अलग रहने से तात्पर्य यह नहीं है कि वह कहीं अन्यत्र स्थान पर रहें। हो सकता है अलग अलग के मतलब अन्यत्र स्थान पर भी रहते हैं, लेकिन एक ही परिवार में रहते हुए भी उन दोनों पति पत्नी के मध्य पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं वो स्थापित नहीं होते हैं, या वो जो रिलेशन है उसके अधिकारों की पालना नहीं हो रही है, दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा अपने अधिकारों की पालना नहीं की जाती है। और कहने का मतलब यह है कि उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो इस आधार पर दोनों पक्षकार चाहें तो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। अब आपसी सहमति से तलाक लेने में जो कानून के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है, उससे पहले या उस प्रक्रिया पे मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊं, उससे पहले तलाक से संबंधित जब भी डिसीजन लिया जाए या जब भी कोई निर्णय किया जाए, उससे पहले यदि दोनों पति पत्नी के रिलेशन के मध्य यदि किसी की संतान की उत्पत्ति है, यदि आपके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की कस्टडी से संबंधित यह आप लोगों को ही डिसाइड करना है, दोनों कपल्स को ही डिसाइड करना होता है, दोनों परिवारों को ही ये डिसाइड करना होता है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा। यदि किसी बच्चे की कस्टडी से संबंधित किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पाता है या दोनों पक्षकारों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो न्यायालय में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरी ये सलाह है कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो बच्चों की कस्टडी से संबंधित आप आपस में ही तय कर लें कि यह बच्चा किसके पास रहेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट है तो इस डिस्प्यूट को भी आप आपसी सहमति से ही
समझाइश कर लेवे, आपसी सहमति से निर्णित कर लेवे कि यह जो प्रॉपर्टी है या जिस प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई इशू है तो उस प्रॉपर्टी को भी इसमें हवाला होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का कोई केस चल रहा हो या कोई लीगल कार्रवाई अमल में लाई गई हो या पुलिस थाने में आपने कोई शिकायत की गई हो तो उस शिकायतों को सबको विड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि इस तलाक आपसी सहमति से तलाकनामे के बाद में किसी प्रकार की कोई भी पुलिस कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई नहीं चले। इस प्रकार जब दोनों पक्षकार आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और उसके बाद न्यायालय में इसके द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है और केवल एकमात्र रास्ता है न्यायालय के द्वारा ही तलाक की डिग्री प्राप्त होती है। आजकल मैंने अधिकांश कोर्ट की में प्रैक्टिस में देखा है, न्यायालयों में देखा है कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि 500 रुपये का स्टाम्प लेके आप उस पर आपसी सहमति से विवाह विच्छेद इकरारनामा लिख दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू विवाह जो है वह कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई इकरारनामा नहीं है, ये कोई संविदा नहीं है जो आपने केवल एग्रीमेंट लिखा और विवाह विच्छेद कर लिया। ये 100% इलीगल कार्रवाई है। इस एग्रीमेंट्स को लिखने के बाद आपके जो वैवाहिक जीवन है, जो वैवाहिक स्थिति है वो बरकरार रहती है। कानूनी तौर पर आपका वैवाहिक जीवन बरकरार रहता है। आप एक विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री ही कहलाएंगे जब तक न्यायालय के द्वारा इस विवाह को शून्य नहीं कर दिया जाता है या न्यायालय के द्वारा तलाक की डिग्री पारित नहीं कर दी जाती है। इसके अलावा जितने भी अन्य कोई रास्ते अपनाए जाते हैं, ये स्टाम्प पे लिखना या किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई हो जाती है वो 100% इलीगल है, अमान्य है, विधि विरुद्ध है। इस प्रकार मेरी आपसे पर्सनल राय है कि जब ये मैं कोर्ट में देखता हूँ, कईयों को बताता भी हूँ कि ये जो एग्रीमेंट लिखा जा रहा है विवाह विच्छेद इकरारनामा, ये 100% इलीगल है। इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुए आप न्यायालय की प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे वैधानिक रूप से आपका विवाह शून्य माना जाएगा। और इस प्रक्रिया के लिए दोनों पक्षकारों को न्यायालय में एक साथ याचिका प्रस्तुत की जाती है और उस याचिका में कंप्लीट उनका जो हवाला दिया जाता है कि किस वजह से यह जो आपसी सहमति से तलाक लेने की कार्रवाई मतलब क्यों लेना आवश्यक हुआ, उससे संबंधित सभी पक्षकारों के नाम और पते लिखे जाते हैं। इसके अलावा विवाह से संबंधित तस्वीरें उसके साथ अटैच की जाती है। इसके अलावा पति या पत्नी में से जो भी आय अर्जित कर रहा है उनकी आय से संबंधित रिटर्न फाइल की जाती, रिटर्न की 3 साल की रिटर्न लगाई जाती है। और इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित विवरण है उसका भी हवाला दिया जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह यह है कि जो एक मुश्त भरण पोषण की राशि जो दी जाती है महिला को, उससे संबंधित भी आप आपस बेटर रहेगा कि आप आपस में ही तय कर लें कि आपको जो एक मुश्त भरण पोषण राशि दी जाती है वो आप कितनी डिसाइड करते हैं। ये केस टू केस निर्भर करता है, ये केस टू केस डिपेंड होता है कि आप एक महिला को उसके स्टेटस के हिसाब से, उसकी पारिवारिक स्थिति के हिसाब से, उसके आगे भविष्य को मद्देनजर रखते हैं उसके हिसाब से कि भरण पोषण की राशि कितनी डिसाइड की जाए। तो और यदि आपस में भरण पोषण की राशि डिसाइड नहीं की जाती है तो न्यायालय के द्वारा इस जब तलाक की डिग्री दी जाती है तो उसको एलिमनी राशि मनी एलिमनी बोलते हैं, तो उस राशि को भी ये डिसाइड न्यायालय के द्वारा कर दिया जाता है। इस प्रकार न्यायालय में जब ये याचिका प्रस्तुत की जाती है तो न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय उस पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आपको एक कूलिंग पीरियड का समय दिया जाता है। वो जो 6 महीने का समय होता है, जैसे ही आप पिटीशन पेश करेंगे उसके बाद न्यायालय के द्वारा उसका अवलोकन किया जाएगा और अवलोकन करने के बाद न्यायालय के द्वारा एक कूलिंग पीरियड जो होता है 6 माह का समय होता है, वो वह समय 6 माह से लेकर 18 माह तक का समय होता है, लेकिन 99% 6 माह का समय ही दिया जाता है। यह समय इसलिए दिया जाता है कि यदि दोनों पक्षकारों के बीच में, दोनों कपल के बीच में किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर कोई अनबन हो गई हो या किसी भी प्रकार से बात न्यायालय तक आ पहुंची हो, तो यदि वो 6 महीने तक अलग रहेंगे या किसी प्रकार की कोई समझाइश की जाती है या उनकी जो भी कोई गलतफहमी है वो दूर हो जाए, तो कानून का ये मानना है, कानून इस 6 माह के पीछे कानून की जो मंशा है वह यह मंशा है कि 6 महीने के तक आप अलग अलग रहेंगे, आप दूर दूर रहेंगे, तो हो सकता है संभावना जाहिर होती है कि आप शायद इस फैसले को बदल लें। और यदि 6 माह में आपके बीच में मध्य राजीनामा हो गया, किसी भी प्रकार से किसी भी मध्यस्थता करके परिवार में बड़े बुजुर्गों के द्वारा किसी प्रकार समझौता कर दी जाती है, तो आप इस पिटीशन को वापस न्यायालय से विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपके 6 महीने के बाद भी इस प्रकार की आपके समझाइश की कोई संभावना नहीं होती है,
तो न्यायालय के द्वारा इस कार्रवाई को फिर आगे बढ़ाया जाता है। दोनों पक्षकारों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, दोनों पक्षकारों के बाद स्टेटमेंट लेने के बाद आगे जो इश्यूज होते हैं वो तय किए जाते हैं। उसके बाद फिर न्यायालय आदेश तलाक की डिग्री पारित कर देता है। इस प्रकार दोस्तों आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया को, यदि यह वीडियो आपके इस धारा 13B है जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B से संबंधित कानून और उसकी प्रक्रिया को समझने में यह वीडियो यदि आपकी कानून की जानकारी बढ़ाता है, यदि यह वीडियो सहयोग करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि इस टॉपिक से संबंधित या तलाक से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं या मेरी लीगल टीम के द्वारा आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।